हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एडवाइज़र 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आपसे इससे पहले वाली जो क्लास थी यानी कि अनुच्छेद 22 की जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक रिवीजन क्लास का थोड़ा सा उसमें मतलब आपका रिवीजन कराऊंगा। तो मैं लेकर के आया हूँ मौलिक अधिकार का एक रिवीजन क्लास। इस रिवीजन क्लास में हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जिसके अंदर मौलिक अधिकार की कुछ छोटी बारीकियाँ भी हो सकती हैं। इससे हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि मौलिक अधिकार किस तरीके से हमें पढ़ने चाहिए। सबसे अच्छा ये है कि मौलिक अधिकार को पढ़ते समय ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये कितने हैं, कहाँ से लिए गए हैं और इनकी क्या विशेषता है, ये कहाँ लागू होते हैं, किन पर लागू होते हैं, कब कब इनके अंदर संशोधन हुआ है, ये इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। चलिए अभी आते हैं हम मौलिक अधिकार पे। अर्थ क्या है इनका? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को प्रदान किए गए किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। यानी कि संविधान ने जिन चीज़ों को, जिन अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया है उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जबकि राज्य हर जगह हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन कहाँ? मौलिक अधिकारों में कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्लियर हो गया है? अब आते हैं हम मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे और अब हाल ही में ये 6 हैं। 6 किस लिए हैं? क्योंकि 7वां जो मौलिक अधिकार था हमारा, उसको हटा दिया गया है और 7वें मौलिक अधिकार को एक मौलिक अधिकार का रूप न देकर उसको वैधानिक रूप दे दिया गया है। उसको कहा गया है कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। 31वां संविधान संशोधन 1978, कौन सा? 31वां संविधान संशोधन 1978 ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसकी धारा 6 द्वारा पहले जो हमारा ये संपत्ति का मौलिक अधिकार था 7वां, इसको हटा दिया गया था। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको हटा दिया गया था और अब मौलिक अधिकार कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं। 6 कौन कौन से हैं? एक तो है समता का अधिकार, यानी कि सभी लोग जो समाज में रहते हैं वो सब समान हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। ये क्या था हमारा? समता का अधिकार। समता यानी कि सभी जो व्यक्ति हैं वो संविधान के अंदर समान माने जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ये है कि आदमी जो व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति हैं, उनको कहीं भी भाषण देने की और अभिव्यक्ति की, सभा संघ बनाने की, ये सब क्या? सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। वो चाहें तो संघ बना सकते हैं और सभा कर सकते हैं। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता भी है। अब आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण की जब कभी ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चों को लेकर के कोई भी ऐसा मामला सामने आया है जिसमें शोषण हो रहा होता है या किसी व्यक्ति से जबरन बेगार कराई गई हो, जबरन बेगार कराई गई हो, बेगार यानी कि मजदूरी, तो उसका शोषण है। जबरन का मतलब क्या हुआ कि उसका ये शोषण हो रहा है और इसके लिए संविधान के अंदर रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण ये भी होता है कि जैसा
इसमें ही एक अनुच्छेद हमारा आता है जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर अनुच्छेद 23 आता है, जिसके अंदर मानव तस्करी, जिसके अंदर क्या है, मानव तस्करी, जिसके अंदर बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। यानी कि इनका क्रय विक्रय, जो इनका क्रय विक्रय करेगा, यानी कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेच देगा, तो ये क्या हुआ, उनका शोषण हुआ। और इसके लिए संविधान के अंदर ये मौलिक अधिकार आया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसी के अंदर ये भी होता है कि शोषण, किसी छोटा बच्चा है कोई, उस बच्चे को किसी कारखाने में मजदूरी पर रखा गया है, किसी कारखाने में मजदूरी पर रखा गया, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, तो ये क्या है, उसका शोषण है। इसको क्या कहा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अभी हम आते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ाऊंगा। अभी सबसे पहले क्लियर कर लूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसका एक बार हमें रिवीजन हो जाए। हम आते हैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। धार्मिक स्वतंत्रता, इसके नाम से आपको पता चल रहा हो कि इसके अंदर एक शब्द आ रहा है धर्म, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। अब ये धर्म क्या होता है कि भारत के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति ध्यान देते हैं वो धर्म को लेकर के देते हैं। अब धर्म की स्वतंत्रता के अंदर धर्म से संबंधित जो भी काम होते हैं या जो भी धर्म को मानने वाले होते हैं लोग, उसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अब धर्म के अंदर क्या है कि किसी भी धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, किसी धर्म को मानना, किसी धर्म के अंदर धार्मिक कार्यों का करना, धार्मिक प्रशासन का चलाना, ये क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपको अधिकार मिल चुका है। अब आता है क्या, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आपका आ गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंदर सबसे पहले संस्कृति क्या होती है, संस्कृति होती है कि किसी भी जगह पर किसी भाषा या किसी लिपि, किसी भाषा या लिपि, लिपि यानी कि वहाँ पर बोली जाने वाली कोई विशेष भाषा, उसको कहा जाता है संस्कृति। या वहाँ कर कुछ जो वहाँ के अपने लोकल तरीके से लोगों ने अपने एक कानून बनाए हुए हैं, उनको एक तरीके से इसके अंदर ही रखा गया है। इसके अंदर शिक्षा संस्था भी आती है, शिक्षा संस्था भी आती हैं, जैसे कि शिक्षण संस्था राज्य द्वारा अगर पोषित होती है, राज्य द्वारा अगर पोषित होती है तो शिक्षण संस्था में प्रवेश करने वाले नागरिकों को धर्म, मूल जाति, किसके, धर्म और मूल वंश और जाति, किसके, जाति के आधार पर उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हुई, हमारी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यदि कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम आते हैं सीधा कहाँ, हम आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंदर आते हैं हम अनुच्छेद 32 पर। थोड़ा ये यहाँ पर मैं इसलिए कम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे इसमें बहुत सारा मैं आपको पढ़ाऊँगा। अनुच्छेद 32 पर आते हैं। अनुच्छेद 32 के अंदर क्या है कि अनुच्छेद 32 खुद एक स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी यही करता है। इसी को ही संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। क्या है, हृदय और आत्मा। अब इतनी यही क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है। आप सीधा सीधा बता दें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये है और इसको
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए दी जाती है। और यदि हमारे अनुच्छेद 32 का हनन होता है, या सॉरी, ये जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं, ये सब जिन पर मैं अभी टिक कर रहा हूँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, यदि किसी भी अधिकार का कोई हनन होता है, क्या होता है, कोई हनन होता है, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। और यदि हमें हाई कोर्ट जाना है तो हम किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के अनुसार हम कहाँ जा सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये 5 प्रकार के आदेश निर्देश जारी कर सकता है। कौन कौन से कर सकता है, मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके अंदर ये है कि एक तो बंदी प्रत्याक्षीकरण, बंदी प्रत्याक्षीकरण, ये है बंदी प्रत्याक्षीकरण। थोड़ा राइटिंग स्केल मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता दूं, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है, इसके अंदर तो आपका सिर्फ रिवीजन होना है। दूसरा है आपका परमादेश, दूसरे प्रकार की जो रीट है वो परमादेश है। परमादेश, अब परम तो आप परम से समझ चुके होंगे कि बड़ा जो आदेश होता है उसको परमादेश कहा जाता है। और तीसरा आपका आता है इसमें प्रतिषेध, प्रतिषेध, ये भी इसी के अंदर आता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध इसके अंदर जो निचले न्यायालय होते हैं, निचले जो न्यायालय होते हैं उनको उनसे ऊपर वाले न्यायालय आदेश दे सकते हैं, ये आता है प्रतिषेध के अंदर। अब आता है आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के अंदर कि किस अधिकार से आपने ये कार्य किया है, ये आता है। ये आपकी कौन सी रीट हुई, ये आपकी चौथे प्रकार की जो रीट है वो हुई। पांचवा आता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रीट, यह आपके पांचवें प्रकार की और लास्ट रीट हुई। ये भी किसके अंदर आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 22 जो है आपका, ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है। मैंने आपको 5 के 5 प्रकार की रीट बता दी हैं, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं अपने थोड़ा डिटेल में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ से, 14 से 18 तक आता है हमारा समता और समानता का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है कि विधि या कानून के समक्ष सभी समान हैं। क्या है कि कानून के नज़र में सभी समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें, अनुच्छेद 14 में, कि कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई किसी भी जाति से हो या कोई किसी वंश से हो, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, निष्पक्ष उनको न्याय मिलेगा। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बाद हम आते हैं अपने अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी को भी ये नहीं कहा जाए कि आपकी जाति ये है, आप मेल हैं फीमेल हैं, इसलिए आपको कोई मतलब जो आपका अधिकार है उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है आपका अनुच्छेद 15। चलिए अनुच्छेद 15 क्लियर हो चुका है, आते हैं अनुच्छेद 16 पे। अनुच्छेद 16 के अंदर बताया है कि अवसर की समानता, ये क्या है, अनुच्छेद 16 हमारा अवसर की समानता, यानी कि सभी को सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। अवसर की समानता तभी तो होगी, यानी कि जितनी भी सरकारी जो हमारे
हमारी जॉब है, हमारी नौकरियां हैं, उनमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ एससी से हैं या एसटी से हैं या जर्नल से हैं या आप किसी और उससे हैं, तो ये आपको मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कहाँ पर? सरकारी नौकरी में। ये कौन कहता है? आपका कहता है अनुच्छेद 16। आते हैं सीधा हम अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? 17 में है जी बहुत ज़्यादा खतरा। देखिए क्या है? 17 में है बहुत ज़्यादा खतरा, यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत हो चुका है। किस में? 17 में। 17 में क्या है? खतरा। यानी कि यदि आपने किसी को कहा, जैसे कि पहले ये था कि जो उच्च कुल वाले या उच्च जाति वाले जो व्यक्ति थे वो नीची जाति वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। कभी उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो कभी अपने पास बैठने नहीं दिया जाता था, कभी उनको मंदिर में नहीं बढ़ने दिया जाता था। तो इस तरीके से उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था। तो ये आता है आपका किस में? ये आता है हमारा अनुच्छेद 17 में। 17 में क्या है? खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा। तो भैया सुन लीजिए, ये इसका अंत हो चुका है। अब आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यदि आप करते पाए गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, और वो कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। अब आते हैं हम अपने अनुच्छेद 18 पे। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? कि उपाधियों का अंत हो चुका है। पहले जो उपाधियाँ थी वो इसराय वगैरह की जो उपाधि थी उन सब का अंत हो चुका है। बस अब तो ये आपको छोटे छोटे सी उपाधि जो बची हैं इनको आप नहीं कह सकते। जैसे कि किसी डॉक्टर की उपाधि, भाई कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही कहलाएगा। और जैसे कि किसी वकील की उपाधि, ये तो बची हैं। बाकी इससे जो और उपाधि थी उन सब का अंत हो चुका है। अब किसी को कोई उपाधि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं हम अपने दूसरे नंबर के स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की किस किस चीज़ की आपको छूट है, किस किस चीज़ की आपको स्वतंत्रता है। देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 के कुछ पार्ट हैं। अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D इस तरीके से करके ये हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आता है आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि आप किसी भी तरीके का कोई विचार कोई बोल सकते हैं, आपको बोलने की पूरी पूरी स्वतंत्रता। इसीलिए जो प्रेस वाले लोग होते हैं ये सीधा मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, और इनको ये स्वतंत्रता भी है। इसी के आधार पर ये इतना बोल जाते हैं। दूसरा नंबर पर आता है अस्त्र शस्त्र रहित, यानी कि किसी के पास कोई अस्त्र ना हो, कोई शस्त्र ना हो, कोई बंदूक राइफल ना हो, और वो सम्मेलन अगर करना चाहता है तो शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन कर सकता है। शांतिपूर्वक। यदि शांतिपूर्वक ना किया गया और अस्त्र शस्त्र पास हुए तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तीसरे नंबर पर आता है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब ये संघ क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के एक संघ बना लेते हैं और उस संघ को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। ये आपको स्वतंत्रता है, आप बना सकते हैं। इसके कोई खिलाफ नहीं जा सकता और इस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये आपका एक मौलिक अधिकार है। इसमें आपको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है। अब आते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। भारत का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जाकर आप घूम सकते हैं। आप चाहें तो आप उत्तराखंड जा सकते हैं, आप चाहें तो आप जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। लेह लद्दाख घूम सकते हैं, आप राजस्थान घूम सकते हैं। आरजे ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, राजस्थान घूम सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। ये किस चीज़ की स्वतंत्रता है? ये आपको किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। भाई कौन दे रहा है? ये दे रहा है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का आते हैं हम, इससे आगे वाला जो पार्ट है इस पर आते हैं। कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने या निवास करने की स्वतंत्रता, रहने या निवास करने की। अब आप कहीं भी जाएं वहाँ रह सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं। पहले क्या था कि धारा 370 जम्मू और कश्मीर में लागू थी। क्या थी? धारा 370। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। धारा 370 जम्मू और कश्मीर में लागू थी, जिस कारण वहाँ पर हम लोग कोई घर नहीं खरीद सकते थे।
वहाँ रह नहीं सकते थे, वहाँ निवास नहीं कर सकते थे। तो अब ये हटा दिया गया है और इसको हटा करके जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर जाकर हम घूम सकते हैं, हम रह सकते हैं, हम निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का जो मामला हमारा था ये क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम सीधा अपने अनुच्छेद 20 पर, क्योंकि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 इस तरीके से डिवाइड हुआ है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा, जो अपराधी हैं और उनसे कोई अपराध हुआ है तो उनको क्या है, अपराध निर्णय संबंधी उनको एक सुरक्षा दी जाएगी। किस तरीके की सुरक्षा दी जाएगी भाई? अब वो सुरक्षा ये है कि यदि किसी ने कोई अपराध कर दिया या उससे भूल चूक से हो गया तो अपराधी को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून अपराध करते समय लागू नहीं हुआ था। यानी कि कोई उसने कोई कांड किया, मान लीजिए कि ये हमारा BNS लागू हुआ कब, 2023 को, और उस मान ले जाए कि इसके लागू होने से एक दिन पहले उसने क्या, एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, एक दिन पहले कोई कांड किया तो वो कानून लागू हुआ उससे अगले दिन, तो उस पर धारा क्या लगेगी? IPC की ही धारा लगेगी। ये नहीं कि आप BNS की धारा लगा दें, जिस समय जो कानून था उसी की धारा उस पर लगेगी, उसी के अनुसार दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आते हैं सीधा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी कि यदि किसी को एक बार दंड दे दिया न्यायालय ने तो ये नहीं कि बार बार हम उसको दंड दिलवाते रहें। भाई मान लिया कि उसको 6 महीने का कारावास हुआ था, 6 महीने का क्या हुआ था, कारावास हुआ था। अब ये नहीं कि बार बार उसको कारावास ही होता रहेगा, बार बार हम अपील करते रहें, ये नहीं। एक दंड के लिए सिर्फ एक बार ही दंड का प्रावधान किया जाएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। ये क्या है? किसी अपराध को स्वयं के विरुद्ध किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। जैसे कि पुलिस क्या करती है कि जब किसी को किसी संज्ञेय अपराध में उठा लेती है या किसी गैर संज्ञेय अपराध में भी उठा लेती है, कभी कभी पुलिस ये ना चाहते हुए भी या किसी प्रेशर की वजह से या अपने स्वयं के फायदे की वजह से ये कर लेती है कि जबरन किसी ब्लैंक पेपर पर उस अपराधी के साइन करा लेती है कि आपने ये अपराध किया है, आप इसे कबूल करते हैं। तो ये क्या है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। उनको जब न्यायालय में वो अपराधी जाएगा तो उनका ये जो पेपर है जिस पर उन्होंने साइन लिया और इकरार कराया है ये शून्य घोषित हो जाएगा, इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट तो सिर्फ जब उसके सामने पेश होकर के कोई अपराधी अपना अपराध कबूल करेगा उसको मानेगा। वहाँ जाकर आप सीधा बोल सकते हैं कि मैंने ये अपराध नहीं किया है और मुझे जबरन पुलिस ने ये अपराध कराया है, ये अपराध मुझे कबूल कराया है, जबरन मुझे मारा पीटा गया था जिस कारण मैंने डर के कारण इस अपराध को कबूल कर लिया है। चलिए अब हम आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 21 करता है। अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि जो जीवन है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी, तो उसके अंदर ये आपका प्रावधान है कि अनुच्छेद 21 है शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूरा बन सकता है कि अनुच्छेद 21A शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन में लागू हुआ था। आप सीधा कह सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 को ये लागू हुआ था, आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कराया जाएगा। कौन करेगी? ये हमारी सरकार करेगी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन बन जाता है। वो किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपका, चाहे एसएससी हो या यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, या आपके जितने भी जुडिशरी के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आते हैं हम अपने अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा। कुछ अवस्थाओं में, कुछ अवस्था ऐसी होती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये छूट दी जाती है कि वो क्या क्या कर सकता है कि एक तो अपनी पसंद का वकील चुन सकता है, एक 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है, और यदि वो दोषी पाया जाता है तो उस पर आगे कार्रवाई होगी, नहीं अगर दोषी पाया जाता तो उसको सीधा बरी कर दिया जाएगा। और ये आपका कहता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंदर ही एक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था, इसलिए मैंने इसको जल्दी ही ये देख लिया। वकील से परामर्श लेने की छूट, वकील से वो परामर्श यानी कि अपने पसंद का वकील वो चुन सकता है। आते हैं सीधा निवारक नज़रबंदी। इसका अर्थ किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंद करना है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं, वरना अपराध करने से रोकना है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, आतंकवादी गतिविधि को रोकना, लोक कल्याण, सार्वजनिक शांति, विदेशी मामलों के आधार पर। अगर ऐसा इस तरीके से नज़रबंद किसी को कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, यदि ये चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, वो ऐसा कोई कांड कर सकता है तो हम सीधा उसको गिरफ्तार कर दें। और गिरफ्तारी के लिए प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, आप भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मामला थोड़ा गंभीर होना चाहिए और आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने और पुलिस की निगहबानी में उसको सौंप देना चाहिए। उसको मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लेंगे और पता चला आपने गिरफ्तारी की जगह उसको क्या बोलते हैं किडनैप कर लिया, फिर आपके खिलाफ हो जाएगा एक्शन, और एक्शन की कार्रवाई के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा सीधे कारावास। वहाँ पर आपकी ससुराल है, आपका बहुत अच्छा वहाँ पर मनोरंजन हो सकता है। चलिए आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण क्या है? शोषण ये है कि किसी भी मानव के जो अधिकार हैं, जो उसकी स्वतंत्रता है, यदि उसको कोई छीनता है या उससे कोई जबरन कार्य कराता है, कोई जबरन बेगार कराता है, तो ये शोषण उसका माना जाता है। किसी व्यक्ति को, बच्चे को या महिला को इस तरीके से बेचा जाता है, इस तरीके से क्रय या विक्रय किया जाता है, जैसे कि किसी वस्तु का क्रय या विक्रय किया गया हो, तो ये क्या है? उसका शोषण है, और इसके खिलाफ अच्छा खासा एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, यदि आपने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में शरण मांग ली और आपने वहाँ पर याचिका अपनी दर्ज करवा दी। आते हैं अनुच्छेद 23, मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध। वही जो मैंने आपको बताया कि आपसे कोई जबरन मजदूरी नहीं करा सकता। अनुच्छेद 24, कारखानों या किसी जहाँ पर कोई विस्फोटक जो होता है कार्य, वहाँ पर यह आपके लिए निषेध है। यहाँ पर बच्चों को कार्य नहीं करने दिया जाएगा। यदि किसी ढाबे पर कहीं कोई बच्चा है तो आप उसके पक्ष में एक्शन ले सकते हैं। आप शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखते हुए उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम कहाँ पर, ये हमारा हो गया, हम सीधा पहुँच जाते हैं भैया कहाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक जो स्वतंत्रता है आपको, उस अधिकार पर हम पहुँच जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कि किसी भी धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म की संस्था खोल सकते हैं, वहाँ कोई पुजारी, कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई जो ये आपके फादर गॉड होते हैं, जो भी वहाँ पर होते हैं, ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानता, तो उनको रख सकते हैं। ये आप मैनेजमेंट का कार्य वहाँ कर सकते हैं। इसकी आपको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता आपको मिलती है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक में ये सब आता है। चलिए
देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप चाहे हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम से हिंदू बन सकते हैं, हिंदू से ईसाई बन सकते हैं, ईसाई से मुस्लिम बन सकते हैं, और जो भी आप चाहें, जिस भी धर्म को, सिख बन सकते हैं। आपको पूर्ण तरीके से मानने की स्वतंत्रता है। जिसमें आप विश्वास रखें उस धर्म को आप अपना सकते हैं। ये आपका एक अधिकार है और ये अच्छा अधिकार भी है। देखिए अनुच्छेद 26 क्या कहता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। जो धार्मिक कार्य होते हैं उनका जो प्रबंध होता है उनको करने की आपको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी तरीके से अपने धार्मिक कार्य का जो प्रबंध है, जो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ का मैनेजमेंट है, उसको आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये आपको क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। किसी विशेष धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता। किसी धर्म को जिसको आप मानते हैं और उसके लिए आपको क्या है, कर यानी कि टैक्स ये देने की स्वतंत्रता इसके अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 28 पर आते हैं। वैसे इसमें कर नहीं लगता, जो कोई वहाँ पर मतलब जो कलेक्शन होता है उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, आते हैं हम अनुच्छेद 28। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता। धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता है। किसमें? कुछ शैक्षणिक संस्था, यानी कि जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, उनके अंदर जो शिक्षा दी जाएगी वो किसी धर्म को ना दे करके, बल्कि वहाँ के खुद के निजी जो मैनेजमेंट के कार्य हैं उसकी स्वतंत्रता है। ये आपको मिलती है धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर। आते हैं हम अपने सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार क्या है हमारे, कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। क्या है? अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार किनको है? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो धर्म के आधार पर, जो धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर कम संख्या में होते हैं। किसमें? कम संख्या में होते हैं, उनको कहा जाता है अल्पसंख्यक। अब अल्प का मतलब भी यही होता है कि कम संख्या वाले। अल्प यानी कि कम, कम संख्या का आधार पर भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है। अल्पसंख्यक में भारत के अंदर ये आते हैं कौन? ये इस्लाम धर्म के अंदर आते हैं, यानी कि मुस्लिम आते हैं इसके अंदर, और ईसाई भी इसी के अंदर आते हैं, जैन भी इसी के अंदर आते हैं। ये सब आते हैं अल्पसंख्यक में। सिख भी इसी के अंदर आते हैं। और जो हिंदू हैं ये किस में आते हैं? बहुसंख्यक में, क्योंकि इनकी यहाँ पर तादाद ज़्यादा है तो इसलिए ये आते हैं बहुसंख्यक के अंदर। आ जाइए अनुच्छेद 30 पे। अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। ये कोई भी अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपनी कोई शैक्षणिक संस्था, कॉलेज खोल सकते हैं। इनको पूर्ण तरीके से इसका अधिकार है। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बनता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यहीं से मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ जो मेन चीज़ें थी वो पढ़ाई थी। अनुच्छेद 32 के अंदर आपका आता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। मौलिक अधिकारों का क्या? मौलिक जो अधिकार हैं उनका हनन होने पर, यदि उनका हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शरण आप ले सकते हैं, या उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की ले सकते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। ये दो अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। और ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उन 5 प्रकार की रीट में आपका आता है बंदी प्रत्याक्षीकरण। थोड़ा डिटेल में यदि मैं बंदी प्रत्याक्षीकरण को बताऊं तो इंग्लिश में इसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HABEAS
हैबस, CARPUS, हैबस कार्पस। इसका मीनिंग हुआ यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है, बंदी प्रत्याशी, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये क्या हुआ, बंदी प्रत्याशीकरण हुआ और इसमें आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता हो सकती है, आप अपने अधिकार को ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 का उल्लंघन हुआ ये। चलिए आते हैं परमादेश। परमादेश यानी कि जो बड़े आदेश माने जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, परमादेश। परमादेश सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं। सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, उनको यह आदेश मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी न्यायिक संस्था की तरफ से मिलते हैं सरकारी अधिकारियों को। इनको कहा जाता है परमादेश। इसके बाद हम आते हैं प्रतिषेध पर। प्रतिषेध में क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था और न्यायिक संस्था, दो तरीके की जो संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था में जैसे कि केट हुआ आपका, अब केट IAS की जो IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनको कहाँ पर भेजना है और किस तरीके से इनकी व्यवस्था को चलाना है, वो कौन करता है? केट। ये कौन है? अर्ध न्यायिक संस्था। और न्यायिक संस्था क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये न्यायिक संस्था हैं। और ये अपने से नीचे वाली अदालत को, अपने से जो नीचे वाली इनकी अदालतें हैं, उनको क्या दे सकते हैं? उनको आदेश दे सकते हैं। उनको आदेश दे सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? परमादेश। और एक बात और बता दूं कि परमादेश में क्या है कि एक तो ये प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। किसको? प्राइवेट जो व्यक्ति हैं उनको यह नहीं दिया जा सकता। निजी व्यक्ति जिनको कहा जा सकता है, उनको यह नहीं दिया जा सकता। दूसरे, ये राष्ट्रपति को नहीं दिया जा सकता। और तीसरे, राज्यपाल को भी, राज्यपाल को भी यह नहीं दिया जा सकता। इन पर प्रतिबंध है। ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनको दिया जाता है। तीसरे पे हमने आपको बताया कि प्रतिषेध अर्ध न्यायिक और न्यायिक व्यवस्था, इसमें जो निचले न्यायालय हैं उनको आदेश दिया जाता है उनसे ऊपर वाले न्यायालय द्वारा। आते हैं उत्प्रेषण पर। उत्प्रेषण क्या है कि यदि किसी से गलती हो गई, गलती के बाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है। मान लिया जाए कि कहीं पर कोई सीमा विवाद हुआ, मैं अपने आधार पर अपने यहाँ पर देता हूँ कि ये देखिए, मैं आपको एक छोटा डायग्राम बना दूंगा। ये हुआ हमारा शामली और ये हुआ हमारा मुजफ्फरनगर। इनके बीच सीमा है। यहाँ पर कोई विवाद था जिसको लेकर के शामली जो कोर्ट है, इसने एक आदेश पारित कर दिया, जबकि ये सीमा यहाँ पर ज़्यादा लगती थी। मुजफ्फरनगर की सीमा MZN मुजफ्फरनगर को कहा जाता है, SML की शामली है। इनकी सीमाओं के बीच जो विवाद था वो उसका निपटारा किसने कर दिया? शामली ने। जबकि यह अधिकार किस क्षेत्राधिकार के अंदर था? क्षेत्राधिकार यहाँ पर था मुजफ्फरनगर का। तो यहाँ पर क्या है कि इस पर हाई कोर्ट सीधा आदेश देगा किसको? शामली कोर्ट को। यानी कि ऊपर वाला जो कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट को आदेश देगा कि आपको क्या अधिकार था, आपने किस अधिकार को रखते हुए ये काम किया है। ठीक है। और जो हमारा प्रतिषेध है, इसके अंदर गलती से पहले, प्रतिषेध के अंदर ये जो आपका है, सॉरी मैंने तो ये काट ही दिया पूरा, इसके अंदर गलती करने से पहले मना करना, यानी कि सरकारी जो कार्य होते हैं, गलती करने से पहले ही उनको ये आदेश दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं ये नीचे नोट, इसको आप नोट ही कर लें
44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको जो पढ़ाया था वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाए थे। ये 6 हैं। नंबर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका 6। जो 7वां हमारा अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। तो उसको हटा दिया गया। किसमें? 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको हटा दिया गया और उसको क्या बना दिया गया? वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और मोरारजी देसाई की उस टाइम सरकार थी, उन्हीं की सरकार के अंदर उसको हटा दिया गया था। किसके अंदर? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर किसको? संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? वैधानिक अधिकार उसको बना दिया गया था। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि आप चाहें तो ये पीडीएफ की आपको वैसे ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने एक एक पॉइंट इसमें क्लियर कराया है उस पर आप एक बार ज़रूर ध्यान दे लें। और जो इसके अंदर नोट करने वाली जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में उनको नोट कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं और कल वाली जो क्लास चलेगी, मैं अगर यदि आप कमेंट करके बताते हैं तो इसके संविधान के अंदर से ही वो क्लास चलाऊंगा। नहीं तो मेरा मन है कि जैसा यूपीएससी का आपका नया बैच स्टार्ट होगा तो मैं आपको बीएनएस, बीएनएसएस और अदर जो एक्ट हैं वो पढ़ा दूं, जिससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए और आप 2 स्टार लेकर के अपने घर जाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरे चैनल का जो आपका नाम है ये है लॉ एडवाइज़र, ADVISOR, लॉ एडवाइज़र 99। इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें।